मेरी पत्नी के आधे चेहरे पर काला दाग था। वह बदसूरत थी, जबकि मैं परिवार का सबसे खूबसूरत लड़का था। मेरे घरवाले भी उसे ताने देते, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कहती। मैंने एक खूबसूरत लड़की से दूसरी शादी कर ली और उसे घर ले आया। दूसरी पत्नी के कहने पर मैंने पहली पत्नी को घर से निकाल दिया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। बस तुम हमसे दूर चली जाओ। वह दर्द भरी नजरों से मुझे देखती हुई चली गई। कुछ दिन तो मेरी ऐशो आराम में गुजरे। घरवाले भी आयशा की खूबसूरती की तारीफ करते थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आजकल मैं काफी खुश रहने लगा हूँ। हर चीज अच्छी महसूस हो रही है। इसकी वजह यह है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये शादी मेरे लिए बहुत सुखद साबित हुई है। मेरा दिल संतुष्ट है और दिमाग को भी सुकून मिला हुआ है। अब मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। मैं आयशा को देखकर जी रहा हूँ और उसकी खूबसूरती में खो जाता हूँ। अभी मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ये कॉल बिल्कुल अप्रत्याशित थी, इसलिए मैंने तुरंत उठा लिया। फ़ोन पर जो कहा गया, उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें थम जाएंगी। कॉल मेरे ऑफिस के सहकर्मी की थी। उसने कहा, विनय, आज तुम ऑफिस मत आना। ऑफिस में आग लग गई है और पूरा ऑफिस जलकर राख हो गया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि यह क्या हो गया। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं खुश था, और अब यह खबर। मेरे सहकर्मी ने मुझे ऑफिस न आने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने आयशा को सब कुछ बताया और घर से बाहर निकल पड़ा। बस में बैठकर ऑफिस की ओर रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में मुझे हवा में जलने की गंध और धुआं महसूस होने लगा। जब मैं वहां पहुंचा, तो नज़ारा देखकर मेरे दिल को गहरा सदमा पहुंचा। ऑफिस पूरी तरह तबाह हो चुका था। मेरी खुशियों को जैसे नजर लग गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बेहद दुखी मन से मैं घर लौटा। आयशा मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने पूछा, सब ठीक है ना? लेकिन मैं उसे क्या बताता। किस्मत का सितारा बस कुछ देर के लिए चमका और फिर बुझ गया। मैंने आयशा को सच नहीं बताया और कहा, नहीं, मामूली सी आग लगी थी। कल ऑफिस जाऊंगा। आज बस थोड़ा बहुत काम होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर ही अंदर मैं डरा हुआ था। ऑफिस पूरी तरह जल चुका था। बहुत नुकसान हुआ था। इंश्योरेंस के बाद भी ये लग रहा था कि मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। पूरी रात इसी टेंशन में मैं सो नहीं पाया था। सुबह होते ही मैं तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। नाश्ता किया, लेकिन नाश्ता करने का मन भी नहीं हो रहा था। जब दिल परेशान हो, तो किसे खाने की फिक्र होती है। मेरी हालत भी उस वक्त ऐसी ही थी। जैसे ही ऑफिस के पास पहुंचा, तो देखा कि सारे वर्कर्स परेशान खड़े थे और उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। मैंने आगे बढ़कर अपने मैनेजर से कुछ पूछना चाहा। वह खुद भी काफी परेशान दिखाई दिया। उसने मुझे जो बात बताई, वह सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर बम फट गया हो। उसने कहा, कंपनी बर्बाद हो गई है। आप सबको काम से निकाल दिया गया है। केवल मैनेजर की जॉब बची है, ताकि अगर कंपनी कहीं और शिफ्ट हो तो वहां मैनेजर मौजूद रहे। लेकिन बाकी सभी कर्मचारियों को नौकरी से मुक्त कर दिया गया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसी मुसीबत आ गई थी। अभी तो जिंदगी बस शुरू ही हुई थी और एक तूफान आकर सब कुछ उड़ा ले गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आयशा को खुशखबरी दी थी कि एक अच्छी जॉब मिल गई है। मैंने उससे कहा था कि अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन अब यह दुखद खबर मुझे मुंह चिढ़ा रही थी। मैं बेहद उदास और टूटे हुए कदमों से घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जो मंजर देखा, वह मेरे लिए और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। मेरी माँ और मेरी पत्नी आपस में बेतहाशा लड़ रही थीं और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थीं। मैं मानसिक तौर पर पहले ही थका हुआ था, और जब उन्हें इस हाल में देखा तो और भी परेशान हो गया। मैंने आगे बढ़कर दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ती जा रही थी जैसे कोई मुकाबला हो रहा हो। आखिरकार मैंने जोर से चीखकर उन्हें चुप रहने को कहा और बताया कि उनकी इसी लड़ाई का असर यह हुआ है कि मेरी नौकरी चली गई।
ये सुनकर माँ तो सदमे में आ गईं, क्योंकि घर का सारा खर्चा मेरे हाथ में था। लेकिन मेरी पत्नी का रवैया देखकर मैं हैरान रह गया। वह चौंक गई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे? उसने कहा, मैंने आपसे शादी इसलिए तो नहीं की थी। ये कहकर वह बुरी तरह रोने लगी। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया, क्योंकि जो कल तक मेरे प्यार में वारी जारी जाती थी, आज मेरी नौकरी छिनने पर उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। क्या जीवन संगिनी ऐसी होती है, या वैसी, जैसी वह शख्सियत थी जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी? थकावट और गुस्से में मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद माँ मेरे पास आईं और मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा, अगर मीरा होती तो तुम्हारा भरपूर साथ देती, लेकिन यह आयशा है। याद रखना, ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। आज उसने जिस तरह मेरे सामने जबान चलाई है, कल वह तुम्हारे सामने भी चलाएगी। तुम्हारी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। उनकी यह बात सुनकर मैं अंदर तक दहल गया, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, अब आप अपना रवैया ठीक कर लें। वैसे भी मीरा के साथ आपका रवैया कौन सा अच्छा था? मेरी माँ ने मेरी तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखा और उठकर चली गईं। यानी यह तय था कि दुख की इस घड़ी में कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। क्या सब लोग सिर्फ अच्छे वक्त के लिए ही मौजूद थे? ये सोचकर मेरे दिल में बवाल सा उठने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद करके भगवान से दुआ मांगी, मेरे जहन में मीरा का चेहरा उभर आया। वह बेहद दुखी नजर आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि पूरे 1 महीने से मैंने ना तो उससे बात की है, न उसका हालचाल पूछा है। क्या मैं इतना कठोर हो गया था? इस ख्याल के आते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। आखिरकार वह मेरी पहली बीवी थी और मैंने उसे अब तक तलाक नहीं दिया था। इसी दौरान आयशा अंदर आई। जब मैंने उससे अपना ख्याल जाहिर किया, तो वह फौरन नाराज हो गई और कहने लगी, क्या हो गया है आपको? इस मुश्किल वक्त में उसे आपके पास आना चाहिए, क्योंकि आप उसके पति हैं। लेकिन वह अपने मिजाज की वजह से अपने घर बैठी हुई है। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा की बात सुनकर न जाने क्यों मुझे भी लगा कि वह सही कह रही है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आयशा ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं अपने भाई से बात करके आपकी नई नौकरी लगवा दूंगी। मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि आयशा मेरा साथ तो दे रही है, लेकिन यह महज मेरा ख्याल था। पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे और मुझे अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। मेरी किस्मत पर जैसे लकीर ही लग गई थी। पहले चमकी और फिर स्याही में बदल गई। अब आयशा मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी और कहने लगी कि घर में राशन के पैसे तक नहीं हैं। उसने तंज भरे लहजे में कहा, अब आप हमें भूखा मारेंगे? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़सा गया। मैंने कहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है, नतीजा तो भगवान के हाथ में है। आयशा ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया, न जाने मेरी मत मारी गई थी जो मैंने आपसे शादी कर ली। मैं अपनी अच्छी खासी जिंदगी अपने घर में गुजार रही थी और आपकी बातों में आ गई। शायद मैं आपकी तारीफों की भूखी हो गई थी। जब आपने मेरे हुस्न की तारीफ की तो मुझे अच्छा लगने लगा। यही वजह थी कि मैंने आपसे दूसरी शादी करने पर भी हामी भर दी। वरना आपकी शख्सियत तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं कि आपसे कोई दूसरी शादी करे। उसकी इतनी तल्ख बातों ने मेरे दिल को जला दिया। मैं अपनी जगह पत्थर सा हो गया। आयशा कैसी शख्सियत की मालिक थी। कभी शुक्रगुजार होती और कभी मुझे बातें सुनाने लगती। क्या मेरी जिंदगी में अब यही रह गया था? मेरा दिल इतना टूट चुका था कि मुझ में हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं मीरा से माफी मांग सकूं। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। घर में रोज रोज की छक-छक से मैं बेहद परेशान हो चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे दुखद और डरावनी रात थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा दिल और दिमाग हिल जाता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं बिल्कुल लाचार और बेबस हो जाऊंगा। लेकिन जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर ले आती है, जिसका हमें पहले से कोई अंदाजा भी नहीं होता। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और अपने अतीत के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बहनें थीं, जो शादीशुदा थीं।
मैंने केवल मैट्रिक तक की पढ़ाई की और फिर पापा की परचून की दुकान संभालने लगा। माँ मुझे बहुत प्यार करती थीं और उन्होंने मेरी शादी की फिक्र शुरू कर दी थी। हालांकि मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उन्होंने जल्दी शादी करने की ठान ली थी और खुद ही मेरे लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया। उन्होंने मुझसे कहा, तुझे खूबसूरती पसंद है ना? तेरी होने वाली बीवी वाकई बहुत खूबसूरत है। उनकी बातों और तारीफों ने मुझे भी शादी का शौक दिला दिया। मैंने सोचा कि जिंदगी में एक साथी होना चाहिए, जिसके साथ अच्छी जिंदगी बिताई जा सके। मेरी शादी में बस 10 दिन बाकी थे कि अचानक एक खबर ने मुझे हिला दिया। मेरी मंगेतर, जिसका नाम मीरा था और जो बेहद खूबसूरत थी, उसके घर में आग लगने की वजह से उसका आधा चेहरा जल गया और उस पर गहरे निशान पड़ गए। जब मुझे यह बात पता चली, तो मेरे परिवार और रिश्तेदारों ने मुझे मंगनी तोड़ने की सलाह दी, लेकिन मेरे पापा ने मुझ पर सख्त दबाव डाला कि किसी की बेटी को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। उनके कहने पर मैंने समाज के सामने खड़ा होकर ऐलान किया कि मैं उसे हर हाल में अपनाऊंगा। उस समय मेरी उम्र और हालात ऐसे थे कि मुझे अपनी वाह-वाह सुनने का शौक था। मुझे लगा कि इस फैसले से मुझे इज्जत और सराहना मिलेगी। आखिरकार मेरी उससे शादी हो गई, लेकिन शादी की पहली रात ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जब मैंने मीरा का चेहरा देखा, तो मैं भीतर से सहम गया। उसने अपना आधा चेहरा घूंघट में छुपा रखा था, लेकिन जब मैंने उसका घूंघट हटाया, तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की यह रात सबसे काली रात है। मैंने कैसे उस लड़की से शादी करने के लिए हामी भर ली। वह मुझसे मोहब्बत करती थी और बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वह तमाम घरवालों की सेवा करती थी। हर एक को वक्त पर खाना मिलता, घर की सफाई हो जाती और इसके अलावा भी वह बिना कहे घर की बहुत सी ज़रूरी चीज़ें पूरी कर देती। यहाँ तक कि वह मेरी भी बहुत सेवा करती थी। जब भी मैं काम से घर लौटता, तो वह मेरे पैर दबाने लगती और कहती, आप थक गए होंगे। साथ ही वह मेरे लिए दूध गर्म करके लाती, खाना गर्म करती और खुशगवार माहौल में गपशप करते हुए मेरे साथ खाना खाती। लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी गांठ पड़ गई थी। उसकी तारीफ तो सब करते, लेकिन मेरी जिंदगी से सुकून चला गया। शुरू के दिनों में वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि उसके चेहरे पर दाग था, मगर लोगों की बातों ने मेरा जीना हराम कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही वह मेरे दिल से उतर गई। मैं उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता था, ना ही ढंग से बात करता, लेकिन वह सब्र की मूरत बनी मेरे साथ लगी रहती और मेरा ख्याल रखती। जब मैं शाम को घर लौटता, तो वह हर तरह से मेरी सेवा करती। रात को देर तक मेरे पैर दबाती और कहती, आप थक गए होंगे, मैं आपको आराम पहुंचाती हूँ। लेकिन उसकी आधी जली हुई शक्ल देख देख कर मुझे उससे नफरत होने लगी। माँ भी अब उसे देखकर ताने देने लगीं। सिर्फ मेरे पापा ही वह शख्स थे जो उससे प्यार से पेश आते थे, लेकिन उनके प्यार के बावजूद वह किसी को पलटकर जवाब नहीं देती और हमेशा घर का सुकून बनाए रखने की कोशिश करती। हालांकि जब भी मैं घर में होता या काम से लौटता, माँ हर वक्त उस पर तंज कसती रहती थीं। लेकिन वह ना जाने किस मिट्टी की बनी थी, सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। मेरी उससे कोई संतान भी नहीं हो रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद मेरा दिल नहीं करता था कि मैं उसके पास जाऊं। कहीं मेरे मन के किसी कोने में यह डर था कि अगर मेरी संतान भी ऐसी ही पैदा हुई, तो मैं क्या करूंगा? फिलहाल सब कुछ मेरे पक्ष में था और संतान होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। एक दिन मीरा से एक मामूली गलती हो गई और मैंने उसे इतनी बड़ी सजा दी कि वह टूटकर बिखर गई। मैं मन ही मन उससे नफरत करता था और बार-बार उसके आधे जले चेहरे पर ताने देता था। लेकिन मैंने उससे इस तरह का व्यवहार पहले कभी नहीं किया था। वह मेरे कपड़े ठीक कर रही थी और मेरी सबसे पसंदीदा शर्ट पर जैसे ही इस्त्री रखी, वह जल गई। अब वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि इससे पहले उससे कभी ऐसी गलती नहीं हुई थी। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। फौरन आगे बढ़कर मैंने गर्म इस्त्री उठाई और उसके हाथ पर रख दी। सख्त गर्म इस्त्री ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी, लेकिन उस भगवान की बंदी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना सारा दर्द सहन किया और तुरंत वॉशरूम की ओर गई, ताकि पानी डालकर थोड़ा आराम पा सके। रात को जब पापा घर आए और उसने उन्हें चाय दी,
तो उन्होंने उसका हाथ देखकर मुझसे पूछा कि यह कैसे हुआ। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि पापा समझ चुके थे कि वह जल गई है। जब उन्हें असलियत का पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गए और मुझ पर हाथ भी उठा दिया। यहीं से वह मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गई और मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ भी मैंने उसके चेहरे का बहाना इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि शादी को 2 साल हो गए हैं और अब तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। मैंने ऐलान कर दिया कि मैं दूसरी शादी करूंगा। पापा ने यह सुना तो साफ साफ कह दिया कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तुम बहाना बना रहे हो, शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं था। इसी दौरान मेरे पापा का देहांत हो गया और उसके सबसे बड़े समर्थक इस घर से चले गए। अब मुझे पूरी छूट मिल गई कि मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा व्यवहार करूं। पापा के जाने के कुछ महीने बाद मैंने घोषणा कर दी कि मैं दूसरी शादी करूंगा। माँ ने भी मेरा पूरा समर्थन किया और उन्होंने मीरा से साफ साफ कह दिया, अब हमें माफ करो और इस घर से चली जाओ। अगर नहीं जाती हो तो पहले की तरह हमारी सेवा करो। शुक्र करो कि तुम्हें ऐसा घराना मिला जहां 2 वक्त की रोटी मिल रही है। इसके बदले में थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा। उस दिन मैंने देखा कि उसकी हालत और खराब हो रही थी। शायद हमारी बातों का असर था, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ सब्र दिखाई दे रहा था और शायद इसी सब्र ने हमारी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर दीं। मैंने माँ को नई लड़की ढूंढने के लिए कह दिया। ठीक 2 हफ्ते बाद मैंने उन्हें खुद ही बता दिया कि मैं अपने ऑफिस की लड़की आयशा से शादी करूंगा। वह बहुत खूबसूरत है और ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे शादी के लिए तैयार है। ये सुनते ही मीरा पहली बार मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरी इजाज़त के बिना ऐसा नहीं हो सकता। इस पर गुस्से में आकर मैंने उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ लगा दिए और कहा, ये मेरी जिंदगी है और मेरे फैसले हैं। मेरी जिंदगी के फैसले करने वाली तुम कौन होती हो? उसके बाद से वह कभी मेरे सामने खड़ी नहीं हुई, ना ही कभी अपने मुंह से कोई लफ्ज़ निकाला। बस जैसा मैं कहता वैसा करती चली जाती। कभी-कभी तो मैं उसकी सहनशीलता से भी बेजार हो जाता। सच तो ये है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। मेरे साथ भी यही मामला था। आयशा को मैं शादी कर अपने घर लाया। वह बहुत ही हसीन थी और मेरे साथ उसकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी। यहाँ तक कि मैं खुद अपने खानदान का सबसे हसीन लड़का था। लेकिन मीरा मेरे नसीब में लिखी गई थी। फिर मैंने अपना नसीब बदला और अपनी जिंदगी में आयशा को ले आया। आयशा ने खुले दिल से यह स्वीकार कर लिया कि वह मीरा के साथ गुजारा कर लेगी। वैसे भी उसे मेरी बातों से यह पता चल गया था कि मीरा एक सब्र करने वाली लड़की है। लेकिन जल्द ही आयशा का सब्र खत्म हो गया और उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मीरा की इस घर में अब कोई जगह नहीं है। उसने मुझसे कहा, तुम उसे तलाक दे दो। जब आयशा ने यह कहा तो मीरा मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, आप मुझे तलाक मत दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। उसके पिताजी का पहले ही देहांत हो चुका था और माँ का बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी ये बात सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल में थोड़ा सा रहम जाग गया। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन इस घर में तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें किराए का मकान लेकर देता हूँ। उसमें तुम रहो और जैसी जिंदगी चाहो वैसी गुजारो। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। उस दिन उसने जो नज़र मुझ पर डाली, वह नज़रें मुझे आज भी याद हैं। उसकी नज़रें आज भी मुझे अपने जिस्म पर चुभती हुई महसूस होती हैं। उसने बेहद दर्दनाक नज़रों से मेरी ओर देखा और खामोशी से अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगी। मैं और आयशा हॉल में बैठे एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे थे और खूब हंस मजाक कर रहे थे। इसी दौरान वह कमरे से निकली। सूटकेस उसके हाथ में था। वह मुझसे कहने लगी, मुझे जहाँ छोड़ना चाहते हैं वहाँ छोड़ आइए, लेकिन यह याद रखिएगा कि पलटकर आपको मेरे पास ही आना है। उसकी यह बात सुनकर मैंने और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। मैंने गुस्से के साथ उससे कहा, मैं तुम्हारे पास भला क्यों आऊँगा? तुम्हारे पास है ही क्या?
तुम्हारा आधा चेहरा जला हुआ है। तुम्हारे पास दौलत नाम की कोई चीज़ नहीं है और हुस्न तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरा। आयशा की मौजूदगी में मैंने जब उसे इतनी बातें सुनाई, तब पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते हुए देखे। उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बाहर निकल गई। मैंने आयशा से कहा, मैं इसे ठिकाने लगाकर आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। आज रात हम बाहर डिनर पर जाएंगे। मैं बाहर आया और आयशा के कहने पर जो किराए का मकान लिया था, उसे वहां छोड़ आया। पलटकर देखा भी नहीं। उसने भी मुझसे कोई बात नहीं की। उसे वहां छोड़कर मुझे लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिखाया है और मेरे कंधों से मानो बोझ उतर गया हो। अब जिंदगी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। मुझे मीरा की कोई फिक्र नहीं रही। उसे मैंने एक जगह छोड़ दिया। मैंने सिर्फ तलाक नहीं दी थी, लेकिन सारे रास्ते बंद कर चुका था। जिंदगी अब बहुत खुशगवार हो गई। आयशा के साथ जिंदगी के हसीन दिन शुरू हो गए। अब मैं खुद को कोसने लगा कि मैंने यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया और 2 साल क्यों बर्बाद किए। लेकिन कुदरत मुझे जल्द ही यह दिखाने वाली थी कि क्या सही था और क्या गलत। मैंने किस पर जुल्म किया और किसका साथ देकर गलत किया। शादी के 15 दिन सुकून से गुजर गए। मुझे एक अच्छी नौकरी लग गई और मैं खुद को अपनी किस्मत का तोहफा मानने लगा। लेकिन जल्द ही मेरी यह खुशी झांक बनकर बैठ गई जब मुझे पता चला कि ऑफिस में, जहां मेरी नई नौकरी थी, वहां आग लग गई और नौकरी चली गई। आयशा का बर्ताव बहुत अजीब था। उसने साफ साफ कह दिया, आप जल्द से जल्द दूसरी नौकरी तलाश करें, वरना मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती। मेरे बहुत से खर्चे हैं जिन्हें आपको उठाना होगा। वह हसीन थी और अपने हुस्न का ख्याल रखना उसे ज़रूरी लगता था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। ऐसे वक्त में मुझे मीरा की याद नहीं आई। माँ ने जब मुझसे कहा कि 15 दिन हो गए हैं और अब घर के खर्चे के पैसे भी खत्म होने लगे हैं, तब मैं फौरन मीरा के पास गया और उसे सारी स्थिति बता दी। उसे यह सोचकर सुकून मिला कि मुश्किल वक्त में ही सही, मैंने उसे याद तो किया। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मैं कितना स्वार्थी इंसान हूँ, जो सिर्फ अपने मतलब के वक्त ही उसे याद करता हूँ। उसने अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे दिए और कहा, इन्हें घर के राशन में खर्च कर लीजिएगा। उसे खुशी होगी कि वह मेरे किसी काम आ सकी। उस वक्त मैं बहुत उदास था, इसलिए उसका शुक्रिया अदा किया। उसके साथ थोड़ा समय बिताया और फिर घर आ गया। घर पहुंचा तो आयशा ने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। वह चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, आप मीरा के पास से होकर आए हैं, यानी आप अभी भी अपने दिल में उसके लिए नरम कोना रखते हैं। उसने कहा कि वह अब मीरा को और बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझसे उसे तलाक देने की मांग करने लगी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि मैं मीरा के पास सिर्फ पैसे लेने गया था। उसने मेरी मदद की, तुम्हारी तरह मुझे धुतकारा नहीं। उसने पैसे दिए और कहा कि जब भी जरूरत हो, मुझसे ले लिया करो। मेरी यह बात सुनकर आयशा चुप हो गई, लेकिन उसने एक और बात छेड़ी। उसने कहा, मीरा के पास पैसे कहाँ से आए? आपने उससे यह पूछा नहीं? वह सारा दिन अकेली रहती है, भगवान जाने क्या करती है। आखिर उसके पास पैसे कहाँ से आए? आयशा की यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने गुस्से में उससे कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैंने 2 साल उसके साथ गुजारे हैं, वह ऐसी नहीं है। लेकिन आयशा का यह पहला वार मेरे दिल पर गहरी चोट कर गया और ये बात आगे चलकर असर दिखाने लगी। भगवान भगवान करके मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। आयशा के ताने अब शुरू हो गए थे और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार यही कहती, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, मुझे हाथ तंग रखने की आदत नहीं है। मेरा हाथ हमेशा खुला रहता था, लेकिन अब आपने इसे तंग कर दिया है। जब मैं उसे समझाता कि तंगी में रहना सीखो, मीरा से कुछ सबक लो, तो वह और भड़क जाती। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने आयशा से शादी करके गलती कर ली, लेकिन मैंने अपनी इस गिल्ट को छुपाना सीख लिया था। मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। दिन यूं ही गुजरने लगे और जिंदगी में जो पहले जैसी खुशी थी, वह अब कहीं खो चुकी थी। यह सब मेरी ही गलतियों का नतीजा था। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं मीरा से मिलकर घर लौटा ही था कि आयशा ने जोर से शोर मचा दिया और मुझसे कहा,
आप आज और अभी के अभी मुझे तलाक दें, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उसने मुझ पर इतना दबाव बनाया कि मैंने उसे यकीन दिला दिया कि मैं उसे किसी दिन तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, तुम्हारी जैसी हसीन लड़की ही मेरे साथ जचती है। समय बीतने के साथ मेरी नौकरी में तरक्की हो गई। हालांकि पहले जैसे दिन तो नहीं रहे, पर हालात थोड़े बेहतर जरूर हो गए। एक दिन आयशा बाजार से सामान खरीदने गई थी। जब वह वापस आई तो उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं फौरन उठकर मीरा के पास चला गया। मीरा मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप इतने दिनों बाद आए हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। लेकिन उसकी यह खुशी मेरे लिए उलझन बन गई। मैंने गुस्से में उसके पास जाकर उसका मुंह अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा, जो कुछ तुम कर रही हो वह मुझे अच्छी तरह मालूम है। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की और कहा, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप क्यों मुझ पर ऐसा शक कर रहे हैं? लेकिन मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम अस्पताल क्यों गई थी? आयशा ने तुम्हें वहां देखा था। तुम अल्ट्रासाउंड क्यों करवा रही थी? आखिर चल क्या रहा है? तब उसने कहा, मैं पेट से हूं और ये बच्चा आपका है। मैं आपको यह खबर देना चाहती थी, लेकिन आपने कहा था कि कभी मेरे घर मत आना। आपने मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया था। ऐसे में मैं आपको ये बात कैसे बताती? आज जब आप आए हैं तो मैं आपको सब कुछ बता रही हूं। पर मैं उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मारे और कहा, यह बच्चा मेरा नहीं है। तुम अकेली रहती हो और ना जाने क्या क्या करती रही हो। इस बच्चे को मेरे खून से जोड़कर मिलावट करने की कोशिश मत करो। मैंने उसे साफ साफ कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उसी वक्त मैंने उसे तलाक दे दिया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जाते हुए उसने जो कहा वह मेरे कानों में गूंजता रहा, जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, आप इस पर एक दिन जरूर पछताएंगे, लेकिन तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपने मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन मैं उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस वक्त मैं खुद को किसी भगवान से कम नहीं समझ रहा था और अपनी अकड़ में डूबा हुआ था। घर पहुंचकर मैंने फख्र से आयशा को बताया कि वह हराम की औलाद को अपने पेट में पाल रही थी और मैंने उसे तलाक दे दिया है। ये सुनकर आयशा खुशी से झूम उठी, मुझे गले लगाया और बोली, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। अगर तुम इसी तरह मेरी बात मानते रहोगे तो हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। आयशा की बातों से मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी भर गई। मैंने उसके पिछले सारे बुरे रवैये भुला दिए और मीरा की सारी वफादारी को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मीरा की बद्दुआ मुझे लग चुकी है और मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। मेरी नौकरी के 4 साल पूरे होने पर मुझे मैनेजर बना दिया गया। इस खुशी को आयशा के साथ बांटने के लिए मैंने मिठाई खरीदी। मिठाई की दुकान पर पहुंचकर जैसे ही मैं मिठाई लेकर बाहर निकला, एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे कई फीट हवा में उछाल दिया और जमीन पर पटक दिया। मैं बुरी तरह घायल हो गया। मिठाई जमीन पर बिखर गई और मेरे खून में मिल गई। तब मुझे समझ में आया कि जिंदगी बदलती है तो एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। यह खबर आयशा तक पहुंची तो वह देर तक रोती रही। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसके लिए बहुत ज्यादा रकम की जरूरत पड़ी। कर्ज लेकर मेरा ऑपरेशन कराया गया और मुझे घर लाया गया। माँ बहुत ज्यादा रो रही थीं और परेशान थीं। वह बार बार मेरा ख्याल रखने की कोशिश करतीं, लेकिन जो हकीकत थी वह हकीकत ही थी। मैं हमेशा के लिए अपने पैरों से महरूम हो गया था, अपाहिज हो गया था और चलने फिरने से असमर्थ था। डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि यह स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ और आगे ऑपरेशन करवाना सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी। उन्होंने हमें सलाह दी कि मुझे घर ले जाएं और इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि अब मुझे अपनी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही बितानी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मुझे 7वें आसमान पर पहुंचाकर अचानक से नीचे धक्का दे दिया गया हो और मैं जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया हूं। शुरुआत में आयशा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा ख्याल रखती, मेरे लिए आंसू बहाती। लेकिन एक अपाहिज इंसान के साथ
कोई कब तक हमदर्दी दिखा सकता है? चाहे वह सगी बहन हो, सगा भाई हो या फिर बीवी ही क्यों ना हो। संतान तो बहुत दूर की बात है। धीरे-धीरे सबने साथ छोड़ दिया। मेरी माँ अब भी मेरा ख्याल रखती थीं, लेकिन वह भी बूढ़ी हो चुकी थीं और जल्दी थक जाती थीं। ऐसे में आयशा मेरी देखभाल करती, लेकिन बिस्तर पर पड़े-पड़े मुझे 3-4 महीने बीत गए और इन महीनों में आयशा का सब्र जवाब देने लगा। एक दिन मैं सो रहा था। अचानक मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि आयशा मेरे पास बैठी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। वह कह रही थी, अब इससे पीछा छुड़ाना ज़रूरी हो गया है। ये हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता है, ज़रा भी कोशिश नहीं करता। यहाँ तक कि इसके गंदे कपड़े भी मुझे धोने पड़ते हैं। इतने लंबे चौड़े आदमी को वॉशरूम ले जाना एक अलग परेशानी है। इसलिए मैं इससे तलाक लेने का फैसला कर चुकी हूँ। और तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, वह तुम्हारा है। जाहिर है, मेरे पति का तो नहीं हो सकता। वह तो अपाहिज हो चुका है और इस काबिल भी नहीं कि मुझे संतान की खुशी दे सके। इसीलिए मैं कल ही तलाक के लिए केस दायर कर रही हूँ। वैसे भी एक अपाहिज इंसान के साथ कोई कितना समय गुजार सकता है? उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर पर किसी ने छुरियां चला दी हों और मुझे हर जगह से जख्मी कर दिया हो। क्या कोई इस हद तक संगदिल हो सकता है? वह मेरे पलंग पर, मेरे ही घर में, मेरे पास बैठकर मेरे खिलाफ बातें कर रही थी और कह रही थी कि वह मुझसे तलाक लेना चाहती है। उसने कहा कि अब उसके लिए मेरे साथ रहना मुमकिन नहीं है। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन एक मर्द होकर भी कुछ न कर पाने की बेबसी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। उसने जो कहा, वही करके दिखाया। उसने तलाक के लिए केस दायर कर दिया और फैसला 2-3 दिनों में ही उसके हक में आ गया। इस तरह वह बिना अलविदा कहे अपना सामान लेकर घर से चली गई। उसने वह सोना भी लेना मुनासिब समझा, जो मैंने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। वह हमारे लिए, यानी मेरी बूढ़ी माँ और मेरे लिए, कुछ भी नहीं छोड़कर गई। मेरी माँ, जो पहले ही उम्र और बीमारियों से झुकी हुई थीं, अब पूरी तरह से बेबस हो गईं। मैं खुद भी लाचार था। जाते-जाते उसने हम पर इतना एहसान किया कि एक नर्स का इंतज़ाम कर दिया और कहा कि वह कभी-कभी उसके पैसे अदा कर दिया करे। उसने मेरे नाम पर एक बैंक अकाउंट भी खोल दिया, जिसमें वह खर्च के लिए पैसे जमा करवा देती थी। उसकी इस भीख को स्वीकार करना मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर आग लगा दी हो। लेकिन मैं बिस्तर पर पड़ा बेबस और लाचार था, कुछ भी नहीं कर सकता था। इस दौरान जिसकी याद सबसे पहले मुझे आई, वह मीरा थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मैंने एक बेहद पाक और मासूम लड़की के साथ अन्याय किया था। उसे उस समय तलाक दे दिया था, जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह मेरी ही संतान को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस वक्त मैंने आयशा की बातों को सच मान लिया और हमेशा के लिए मीरा को छोड़ दिया। ये दुनिया कर्मों का फल है। मैंने जो कुछ मीरा के साथ किया, वही सब आयशा ने मेरे साथ किया। इंसान जो बोता है, वही काटता है। आज मेरा डॉक्टर के पास चेकअप था और मेरा मेल नर्स मुझे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ चेकअप के दौरान मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जो हूबहू मीरा जैसी लग रही थी। मैंने जानने के लिए कि क्या यह वाकई मीरा है, हल्की आवाज में पुकारा, मीरा। उसने पलटकर देखा और तब मुझे यकीन हो गया कि यह मीरा ही थी। उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत बेटा था, जो हूबहू मेरी शक्ल जैसा दिख रहा था। ये ख्याल आया कि हो न हो, ये मेरा ही बेटा हो सकता है। मेरे दिल में अचानक ख्याल लपका और मैंने मेल नर्स से कहा कि वह इस लड़की को बुला लाए। उसने जाकर उससे बात की। उसने मेरी ओर देखा और हैरानी के समंदर में डूब गई। वह छोटे-छोटे कदमों से मेरे पास आई। मैं कुछ भी नहीं कह सका, बस शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं और दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने उससे कहा, तुमने ठीक कहा था। मैं ज़िंदगी में एक बार तुमसे ज़रूर मिलूंगा और उस वक्त सिर्फ पछतावा ही पछतावा होगा। आज यह बात सच साबित हो गई थी। उसके चेहरे पर अभी भी वह निशान था, लेकिन वह काफ़ी हल्का हो चुका था। वह पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यानी, वह निशान उसके हुस्न में कोई कमी नहीं डाल रहा था। उसने मुझसे कहा, तुमने वही काटा जो तुमने बोया। मैंने तुमसे हर मुमकिन हद तक निभाने की कोशिश की,
लेकिन तुमने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। कहाँ है तुम्हारी बीवी? उसने जब यह सवाल किया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे। वह मुड़कर जाने लगी। मैंने पूछा, क्या यह मेरा बेटा है? उसने मेरी तरफ देखा और ना में सिर हिलाया। फिर कहा, जब तुमने मुझे तलाक दी थी, उस दौरान की गई ज्यादती की वजह से मेरी पहली संतान मेरे पेट में ही मर गई थी। ये मेरी दूसरी शादी से हुआ बच्चा है। अब कभी मुझे इस तरह आवाज़ मत देना। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे मेरे सब्र का सिला दिया है। मैं जहाँ कहीं भी हूँ, खुश हूँ। तुम्हें भी दुआ देती हूँ कि तुम्हारी आजमाइश जल्द खत्म हो जाए। ये कहकर वह पलट गई और मैं उसे खुद से दूर जाते हुए देखता रहा। जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है और इंसान को उसका अंजाम इसी दुनिया में दिखा देती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अपने अंजाम के साथ व्हीलचेयर पर बैठा उसे जाता देखता रहा और सोचता रहा कि बहुमूल्य रत्न परखने वाले को ही सोने की पहचान होती है। मीरा जैसे हीरे को बेहतरीन परखने वाला मिल गया, जबकि मैं खाली हाथ रह गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।